Hello everyone, so I hope you are back from a wonderful break. आँख कान मुंह सब खोल लो, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे अभी फटाफट। ब्रेक के पहले हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ब्रेक में मैंने बोला था इन 5 मिनट में प्लीज सोना रोना धोना कुछ नहीं करना है, चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जब डिस्कस होंगे तो अकेले मुझे नहीं बोलना, आपको भी बोलना है। अगर अकेले मैं बोलती रह गई तब कोई फायदा नहीं है। मुझे तो याद है ही, मुझे वापस याद करके क्या होगा। आपको याद करना है, तो आपको साथ साथ में क्वेश्चन आंसर्स के सारे प्रोविजंस बोलने हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट ऑडिट? स्टेट द ड्यूटीज ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिट माने क्या? कॉस्ट ऑडिट मतलब वेरीफाइंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर, अदर आइटम्स। बेसिकली आपको यहाँ लिखना होगा कॉस्ट ऑडिट के जो भी हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए थे कि कॉस्ट ऑडिट से क्या क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट। यानी आप ऐसे लिखोगे, कॉस्ट ऑडिट इज एन ऑडिट डिजाइन्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वेरिन सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीजेस द कैटेगरीज और द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स that should get their cost of that should get their cost audit done. Plus cost audit means verifying books and records of the company for effective utilization and intimating company of its deficiency or inefficiencies in costing. ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, ये आपने एक आंसर बना लिया, आपने हिस्से हिस्से हिस्सों में सब में पढ़ लिया था कॉस्ट ऑडिट क्या होता है। क्लटर्ड आपको नहीं पता था, अब मैंने बता दिया आपने कैसा लिखना है। एंड नॉट जस्ट फॉर कॉस्ट ऑडिट, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हाँ चैप्टर पढ़ा है पता है ये, तो उससे मिला के आंसर लिखना सीखो। बेकार में जो आता है उसका क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करके आंसर गवा के मत दो। या हमें आता है बस हिस्सों में आता है, हमें उससे कंजंक्शन के साथ एक पैरा बनाना है। स्टेट द ड्यूटीज क्या करेगा कॉस्ट ऑडिटर? दो ही काम है कॉस्ट ऑडिटर का, पहले तो वो चेक करेगा कॉस्ट रिकॉर्ड सही मेंटेन किए कि नहीं किए, और दूसरा आप कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान से अध्ययन मतलब फॉलो तो कर रहे हो ना कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान्स। बहुत सिंपल सा बात है, हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर को बुलाते तो उसे क्या बोलते हैं, तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना है, तो कॉस्ट ऑडिटर आएगा तो वो क्या चेक करेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। प्लस वो प्रोविजंस बता के जाएगा कि आपको ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, ये करने से बेटर होगा ये नहीं करना चाहिए, तो वो देखेगा कि ये सारा प्लान्स कंपनी फॉलो भी कर रही है कि नहीं कर रही है। Discuss the relevant provisions of company's rule on applicability of cost audit to different sectors. कॉस्ट ऑडिट कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर्स पे एप्लीकेबल है? तो कॉस्ट ऑडिट हमने क्या बोला था, उसके एप्लीकेबिलिटी के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको सीजी के लिस्ट में अपना प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा। सीजी के लिस्ट में अपना प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा। अगर आप उस प्रोडक्ट में डील करते हो जो कि सीजी के लिस्ट में मेंशन्ड है, तो आपको चेक करना होगा आपका टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा था क्या। उससे ज़्यादा था तो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स। एंड फिर अगर आप टेबल ए या टेबल बी में फॉल करते हो तो आपको चेक करना पड़ेगा टर्नओवर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गुड बिकॉज ऑफ विच यू आर चेकिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट क्रॉसेस 25 करोड़ प्लस टर्नओवर ऑफ द ओवरऑल कंपनी क्रॉसेस 50 करोड़। एंड अगर आप टेबल बी में हो तो ये सारे लिमिट्स इंक्रीज हो जाएंगे 35 करोड़ एंड 100 करोड़ में। मुझे यही बोला इन्होंने, रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में डिवाइड हो जाता है टेबल ए टेबल बी। एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओवरऑल टर्नओवर हो जाएगा 35 करोड़। इन्होंने एक्सेप्शंस के बारे में भी बता दिया, मतलब अगर आप एमएसएमई हो तो कभी भी आप पे ये नहीं लगेगा, पर यहाँ पे हमारा भारत महान नहीं चलेगा एंड फॉरेन कंपनी पे ये लगे।
with reference to company's rules as amended, discuss provisions relating to maintenance of cost accounting records and cost audit. सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के पूछ लिया. सेम, एग्जैक्टली सेम. टर्नओवर इंक्रीजेस 35 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. टेबल ए एंड टेबल बी. टेबल ए में हमने क्या पढ़ा? एटलीस्ट 25 करोड़ होना चाहिए जिस प्रोडक्ट की वजह से आप कॉस्ट रिकॉर्ड या कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी चेक कर रहे हो, एंड 50 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए आपका ओवरऑल टर्नओवर. इसमें हम क्या चेक करेंगे? जिस प्रोडक्ट की वजह से आप कॉस्ट ऑडिट या कॉस्ट रिकॉर्ड की एप्लीकेबिलिटी चेक कर रही हो, या जो भी प्रोडक्ट मेंशन है सीजी की लिस्ट में जिसकी वजह से आपको कॉस्ट ऑडिट अप्लाई करना पड़ रहा है, उसका टर्नओवर 35 करोड़ से ज़्यादा है या नहीं है, एंड ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है या नहीं है. मैंने पहले ही आपको बोला था, ये समझाते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन इसी से आएंगे. ये घुमा फिरा के नहीं पूछे, बस डायरेक्टली आपको बार 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 प्रोविजंस पूछ रहे हैं. तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पार्ट. मैंने आपको पढ़ाते समय भी बोला था, 4 बार वहाँ रिवाइज भी कराया था. यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे कैसे अलग अलग वे में वो सेम चीज़ पे क्वेश्चन पूछ रहे. ठीक है, अब आ गया है गुड क्वेश्चन, मतलब अपने दिमाग को खोलो. पंकज लिमिटेड required to maintain cost accounts and records contains that auditor need not report on non-maintenance of cost records as because the provision related to cost audit is not made applicable to them. As an auditor, how would you react to above situation? मतलब क्या हुआ? पंकज लिमिटेड जो है उसको कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है. ठीक है, अब हुआ क्या कि उसे कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना, पर उसे कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना मतलब वो ऐसी सिचुएशन में जहाँ उसका 35 करोड़ से तो टर्नओवर ज़्यादा है, पर शायद वो ओवरऑल टर्नओवर की कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं कर रहा, या वो टेबल ए में 50 करोड़ का टर्नओवर नहीं क्रॉस कर रहा, या टेबल बी में 100 करोड़ का टर्नओवर नहीं क्रॉस कर रहा. तो सिचुएशन कुछ ऐसी है. ठीक है, तो अब ये पंकज लिमिटेड का टर्नओवर 35 से ज़्यादा है पर इन दोनों से कम है. तो पंकज लिमिटेड बोलता है कि मैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा हूँ, अब मैं जैसे भी मेंटेन करूँ सब मेरी मर्जी, तुम्हें क्या, तुम्हें मतलब ही नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉस्ट ऑडिट तो मेरे पे एप्लीकेबल ही नहीं है. कॉस्ट ऑडिट तो मेरे पे एप्लीकेबल ही नहीं है. पर क्या आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स अपने मन मर्जी से गलत मेंटेन कर सकते हो क्या? अगर आप एक वॉलेंट्री कॉस्ट ऑडिट भी करवा रहे हो, आप पे एप्लीकेबल भी नहीं है, तो भी वो चेक करेगा कि आप कॉस्ट रिकॉर्ड सही मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि पंकज लिमिटेड को कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करना है पर उसे कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी, फिर भी वो एक वॉलंटरी कॉस्ट ऑडिट करवा रहा है. एंड जैसे ही उसे पता चला कि मैं कॉस्ट रिकॉर्ड तो गलत मेंटेन कर रहा हूँ, तो पंकज लिमिटेड कहता है कॉस्ट ऑडिट तो कंपलसरी नहीं है मेरे लिए, तो मैं तो वॉलंटरी करवा रहा हूँ, तो तुम्हें ये रिपोर्ट ही नहीं करना चाहिए कि मैं कॉस्ट रिकॉर्ड गलत मेंटेन कर रहा हूँ. तो हमने क्या पढ़ा था कि ऑडिटर की ड्यूटीज क्या होती है? कॉस्ट ऑडिटर दो चीज मेक श्योर करता है कि वो नोट करे. सबसे पहला कॉस्ट रिकॉर्ड सही से मेंटेन है, एंड दूसरा कि कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान्स फॉलो तो हो रहे हैं. तो आप वॉलंटरी कराओ, कंपलसरी कराओ, जो भी कराओ, ऑडिटर तो इन दोनों पे रिपोर्ट करेगा ही करेगा. सो इन द प्रेजेंट केस वी मे कंक्लूड दैट ऑडिटर शुड रिपोर्ट, क्योंकि ये तो उसकी ड्यूटी. आप वॉलंटरी कराओ तो बढ़िया, कंपलसरी कराओ तो भी बढ़िया, आपने जिसके लिए अपॉइंट किया है वो तो अपना काम करेगा. विथ रेफरेंस टू company's rule as amended, discuss provisions relating to maintenance of cost accounting records and cost audit. cost records आप कैसे मेंटेन करोगे? सबसे पहले तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपका टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 35 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, एंड आप उस कैटेगरी में डील कर रहे हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में मेंशन्ड है.
कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में आपको कौन सा फॉर्म बताएगा, CRA 1 हमने देखा था, उसमें मटेरियल कॉस्ट के बारे में लिखा था, लेबर कॉस्ट के बारे में लिखा था, सबके बारे में लिखा था कि आपको उसको कैसे मेंटेन करना है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में हमें राजेश ने 3 ब्रीफिंग दिए थे। पहले तो कि मटेरियल एंड लेबर का यानी डायरेक्ट कॉस्ट का कच्चा छिट्टा रखना, फ्रॉम सोर्स टू कंजम्पशन, सब जगह देखना कि वो कहाँ कहाँ लग रहा है। फिर कॉस्ट रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन होने चाहिए कि कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट पर यूनिट हर जगह निकाल सके। एंड लास्टली कॉस्ट रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन होने चाहिए कि ऑडिटर उन्हें एनालाइज कर पाए। ठीक है, तो यही सब लिखा है यहाँ पे भी। कॉस्ट रिकॉर्ड करते पे मेंटेनेंस CRA 1, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने चाहिए जो भी मेंशन्ड है सेक्शन 148 में। अगर कुछ डेविएशंस है तो वो भी आपको नोट करने पड़ेंगे, एंड आप ये सब भी लिख सकते हो। तो अब है क्या कि ये क्वेश्चन है पुराना, ये क्वेश्चन है पुराना, तो इसका आंसर भी वैसे इन्होंने दिया है, बट अगर आप ये सब भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। A firm of cost accountants having 3 practicing cost accountants and 1 partner appearing for final examination of Institute of Cost Accountants have been appointed as the cost auditor by ABC Limited. This is not a valid appointment. Offer your opinion. कहाँ से valid होगा? हमने क्या बोला था? Who is eligible to become a cost auditor? Only a CMA in प्रैक्टिस। एंड CMA इन प्रैक्टिस आप कैसे बनोगे? सबसे पहला पड़ाव है CMA एग्जाम क्लियर करना एंड फिर COP ऑब्टेन करना। तो यहाँ तो इस बंदे ने CMA का एग्जाम ही नहीं क्लियर किया अभी तक, ये फाइनल एग्जाम में ही अटका पड़ा है। तो क्या ये ऑडिटर बन सकता है क्या? नो 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 नो, तो ये वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं है। कॉस्ट अकाउंटेंट or a firm of cost accountants in practice can be elected as the cost accountant by the board of company. The partnership firm should only have CMAs in partner. तो यहाँ तो ये बंदा CMA बना ही नहीं, एस्पायरिंग CMA एंड CMA बनना चाहता है। Practicing cost accountants are appointed by shareholders in general meeting. Is the appointment valid? मैंने क्या बोला था उस टाइम समझाते हुए भी कि हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं AGM में, एंड बोर्ड एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करते हैं इन बोर्ड मीटिंग। कौन अपॉइंट करता है बोर्ड मीटिंग में? BOD। What is the procedure for appointing a cost auditor in a company? चलो आओ प्रोसीजर्स रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने राजेश को क्या बोला था, हमारे पास कितने दिन है? 180 दिन फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फिर हमने राजेश को बोला था हमको चाहिए आपसे एक रिटन स्टेटमेंट जिसमें आप ये 4 पॉइंट मेंशन करोगे। क्या 4 पॉइंट? अपॉइंटमेंट इज वैलिड, अपॉइंटमेंट इज एज पर एक्ट, यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड एंड लिस्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशंस। जब हमारी वाइब हो जाएगी मैच तो हम सबमिट करेंगे CRA 2 विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने दिन में? 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर या 30 days of meeting, whichever is earlier. फिर राजेश कितने दिन तक उस कंपनी में रहेगा? 1 साल तक, 1 year। 1 year कैसे होंगे? कब जाएगा राजेश? सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट या 180 days फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। What is the procedure to be followed for fixing the remuneration of cost auditor? हमेशा हमने क्या बोला, अगर किसी भी कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो अपॉइंटमेंट तो वही करवाएगी, क्योंकि उसके पावर्स में लिखा है कि दे हैव द पावर
टू रेकमेंड द अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर। तो अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो उसका जिम्मा, अगर किसी कंपनी में बीओडी है तो उसका जिम्मा। मतलब जहां ऑडिट कमेटी, हमेशा ऑडिट कमेटी, जहां ऑडिट कमेटी नहीं है वहां पे बीओडी। ठीक है। अब एक चीज और जो हम समझेंगे क्वेश्चन से, हमने वहां पे छोड़ दिया था क्या, कि ये वाला चीज तो हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी देखा था कि चलो ठीक है रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड कर रहा है, बट वहां पे रेम्यूनरेशन फर्स्ट ऑडिटर का बीओडी डिसाइड करा था, उसके बाद हो रहा था एजीएम में। मतलब शेयर होल्डर्स वर इन्फॉर्म्ड कि कितना रेम्यूनरेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन हो रहा था। यहाँ पे तो हमने सीधा जिम्मा हायर अथॉरिटी को दे दिया, सीधा हायर अथॉरिटी को दे दिया। अगर ऑडिट कमेटी है तो वो डिसाइड करेगी, बीओडी है तो वो डिसाइड करेगी। मतलब अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बीओडी डिसाइड करेगी। तो शेयर होल्डर्स को कैसे पता चलेगा? तो हमें एक बार रेम्यूनरेशन डिसाइड करने के बाद इन केस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर रेटिफाई या अप्रूव करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर्स से। ये हमें स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्यों नहीं करना पड़ता था? क्योंकि वहां पे तो हम रेम्यूनरेशन ही डिसाइड कर रहे थे एजीएम में, यानी एनुअल जनरल मीटिंग में। अब एनुअल जनरल मीटिंग में कौन प्रेजेंट होता है? शेयर होल्डर्स, तो वहीं पे वो इन्फॉर्म्ड हो जाते थे। पर यहाँ पे क्योंकि हम सीधा जिम्मा हायर अथॉरिटीज को दे दे रहे, ऑडिट कमेटी या बोर्ड, तो शेयर होल्डर्स को कैसे पता चला? इसीलिए प्रोविजन आया है कि वंस यू डिसाइड द प्रोविजन तब, सॉरी वंस यू डिसाइड द रेम्यूनरेशन तब आपको ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स से, यानी अप्रूव करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर्स से। इज रोटेशन एप्लीकेबल टू कॉस्ट ऑडिटर? अब ऐसा बहुत क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में कि इज मे बी कैजुअल वैकेंसी ऑफ filling of casual vacancy of statutory auditor applicable to cost auditor, या फिर इज जॉइंट ऑडिट एप्लीकेबल टू कॉस्ट ऑडिटर, इज ब्रांच ऑडिट एप्लीकेबल टू कॉस्ट ऑडिटर। बहुत सारे प्रोविजंस स्टैट्यूटरी ऑडिटर के वो पूछेंगे कि कॉस्ट ऑडिटर को एप्लीकेबल है क्या। एंड मोस्ट बच्चे इसमें गलत ही करके आएंगे क्योंकि उनको लगता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सारा प्रोविजंस लगता है कॉस्ट ऑडिटर पे। ऐसा नहीं है। ओनली डिस्क्वालिफिकेशंस, राइट्स, ड्यूटीज एंड पनिशमेंट्स, यही सारी सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर की चीजें कॉस्ट ऑडिटर को विरासत में मिलती है। मतलब ये जो भी चीजें स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ हो रही है ये सब सेम टू सेम कॉस्ट ऑडिटर पे भी एप्लीकेबल होती है। यहाँ पे मैंने कहीं लिखा है क्या रोटेशन? कहीं लिखा है? नहीं। तो क्या रोटेशन एप्लीकेबल होता है कॉस्ट ऑडिटर पे? नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं क्योंकि उनको लगता है अरे यार डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल है, राइट्स ड्यूटीज एप्लीकेबल है तो रोटेशन भी होगा। ऐसा नहीं है। जब कहीं क्लियरली स्टेटेड नहीं है कि रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है तो मतलब नहीं है। ठीक है। सेक्शन 148 provides that qualification, disqualification, rights, duties and obligations to statutory auditor shall also apply to cost auditor. There is no other provision governing cost auditor. The act does not provide for rotation of cost auditor and the same is not applicable to cost auditor. अगर आपका मन चाहे तो आपको जो करना है करिए, पर कंपनीज एक्ट आपको कभी नहीं बोलता कंपलसरी कि कॉस्ट ऑडिटर पे रोटेशन एप्लीकेबल होता है। क्योंकि भैया टेन्योर ही इसमें 1 साल है, क्या रोटेशन बोलेगा वो? वहां पे टेन्योर 5 साल का होता है। एक बार आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपनी से चिपक जाता है तब समझ में भी आता है कि भैया रोटेशन क्या। 1 साल में वो क्या रोटेशन करेगा? एक ही 2 टर्म है उसका, उसमें वो क्या रोटेशन करेगा? Discuss the procedure of submission of cost audit report as per section 148 read with rule 6 of the company's rules 2014. cost audit report कौन कैसे किसको सबमिट करेगा? तो सबसे पहले तो कॉस्ट अकाउंटेंट, सॉरी कॉस्ट ऑडिटर सबमिट करेगा रिपोर्ट जो उसे इस कंपनी में लाया है यानी बीओडी को,
कितने दिन में? 180 days फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। किस फॉर्म में? CRA 3। BOD एनालाइज करने के बाद विद इन 30 days भेजेगा अपने देवता को। कैसे? थ्रू CRA फॉर्म 4। कौन से लैंग्वेज में? XBRL। Every cost auditor who conducts the audit of cost records of the company shall submit his cost audit report in form CRA 3 within a period of 180 days from closure of financial year. The company shall within a period of 30 days from date of receipt of copy of cost audit report furnish the central government with such report in form CRA 4 in extensible business reporting language. आगे सीजी की मर्जी, तुम्हें जो क्वेश्चन पूछना है तुम पे हक है, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से हमारा कॉस्ट ऑडिट हो रहा है, तुम्हारे वजह से हमें इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं. इफ सीजी इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज नेसेसरी इट मे कॉल फॉर सो. ठीक है. एंड इसमें लिखा है वो एजीएम वाला पॉइंट जो मैंने बोला था ना, रिडंडेंट हो गया कि अगर एजीएम बढ़ गया तो ऑब्वियसली मेरा टाइम लिमिट टू सबमिट इट टू सेंट्रल गवर्नमेंट भी बढ़ जाएगा. Whether following statement is correct. If not, give the correct answer. Within 60 days of receipt of cost audit report, the company shall furnish to CG with full information and explanation. अभी ऊपर ही पढ़ के आए, कितना दिन मिलता है? 30 दिन, 30 days. With reference to companies rules 2014 as amended, discuss the following submission of cost audit report to board of directors by cost auditor and applicability of rotation to cost auditors. cost audit report अभी हम पढ़ के आए हैं कि cost auditor within 180 days of closure of financial year CRA 3 में बीओडी को अपना रिपोर्ट दे देगा एंड बीओडी ऑटोमेटिकली उसको विद इन 30 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा इन CRA 4 इन XBRL लैंग्वेज. एंड रोटेशन भी अभी हम पढ़ के आए हैं, कहीं जब क्लियरली स्टेटेड नहीं है कि रोटेशन एप्लीकेबल है कॉस्ट ऑडिटर्स पे, तो हमें खुद से अंधविश्वास या मन के विश्वास में नहीं डालना है कि यार सब एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल होगा. नहीं है. ओनली राइट्स, ड्यूटीज, qualification, disqualification and punishments are applicable. Features of cost audit report. सेम बार बार सेम उसी चीज पे पूछा जा रहा है. क्या होगा? कॉस्ट ऑडिटर सबमिट करेगा विद इन 30 days, सॉरी विद इन 180 days of closure of financial year in CRA 3 to BOD. अब कंपनी क्या करेगी? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगी विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ रिपोर्ट इन CRA 4 एंड ये होना चाहिए XBRL में. मतलब इन 14 क्वेश्चन को करके हमें दो कंक्लूजन मिले, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. एक तो अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट और दूसरा कॉस्ट ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी. ठीक है. सेक्रेटेरियल ऑडिट पे ओनली वन क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा था इस पे डिस्क्रिप्टिव बहुत ज्यादा रह रहा है, बहुत ही ज्यादा रह, इस पे मेजर MCQ ही क्वेश्चंस आते हैं. फिर भी इसको पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते क्या है. PE लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 100 करोड़. ऑथराइज कैपिटल से मुझे कोई लेना देना नहीं है. ऑथराइज कैपिटल मतलब कंपनी इतना कैपिटल तक इशू कर सकती है. उसने किया है या नहीं किया है, ऑथराइज कैपिटल इस बात का कोई भी गारंटी नहीं लेती है. ठीक है. द इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 45 crores. During the financial year 2021, the company has been able to achieve a turnover of 2 to 5 crores. The company has taken a bank loan of 110 crores in the current financial year for business expansion. The company secretary of P Limited has asked your opinion as a legal expert on whether the company is required to get a secretarial audit done or not. Secretarial audit के लिमिट्स क्या क्या थे? हर लिस्टेड कंपनी,
या हर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या हर वो पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, या हर वो कंपनी जिसने पब्लिक लोन्स एंड डिपॉजिट ले रखे हैं 100 करोड़ या उससे ज्यादा के। तो यहाँ पे क्या पेड अप कैपिटल एक्सीड कर रहा है क्या? नो, क्योंकि ये 45 करोड़ है एंड 45 करोड़ इज वेल विद इन द लिमिट्स ऑफ 50 करोड़। टर्नओवर इंक्रीज कर रहा है क्या? नहीं, टर्नओवर 250 करोड़ के अंदर होना चाहिए, ये तो 225 करोड़ है। पर गड़बड़ यहाँ हो गई, गड़बड़ यहाँ हो गई, क्योंकि हमारा लोन से एक्सीड कर गया है 100 करोड़। हेंस आपको करवानी पड़ेगी सेक्रेटेरियल ऑडिट। As P Limited crosses the threshold of 100 crore, P Limited is required to get a secretarial audit done. बुझे? डन। चलो अब क्वेश्चन आंसर्स भी डन। क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, अगर हमारे चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक रिविजन। अब फटाफट एकदम एकदम 2 मिनट्स लो, 2 मिनट्स में फटाफट सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करो, फिर हम मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स में पूरा चैप्टर जो आज हमने कवर किया कॉस्ट एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट का वो रिवाइज करेंगे एंड उसके बाद एमसीक्यू करेंगे एंड देन हम करेंगे क्लास को एंड। ठीक है, एकदम 2 मिनट्स, चलो फटाफट। इधर उधर नहीं देखने का, कुछ भी नहीं सुनने का, क्वेश्चन आंसर्स फटाफट देखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फटाफट डाउट लिखो और कुछ नहीं करना है। हमें राजेश जैसा बनना है, सीएमए में एग्जाम में फोड़ना है एंड रैंक लाना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आज अब जाके डे बिफोर क्वेश्चन जो आपके बुक में मार्क्ड है वो भी करना है, क्योंकि मैंने बोला था जिस जिस दिन हम मेगा रिवीजन करेंगे उस दिन आप घर जाके वो सब क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करोगे। तो आई होप कल वाले तो आपने कर लिए जितना हुआ था हमारे सब चैप्टर 1 में, आज आप सब चैप्टर 2 के भी जाके क्वेश्चन आंसर्स फिर से करोगे जो डे बिफोर एग्जाम मार्क्ड है। ठीक है, हो गया डन। देख लिया सारा क्वेश्चन, बहुत इजी था। एज वी डिस्कस दो प्राइम टॉपिक था क्वेश्चन आंसर्स में, एक तो था कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पे एंड दूसरा था एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट पे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले अपना मेगा रिवीजन फॉर सब चैप्टर 2। घड़ी देख लो, स्टॉप वॉच लगा लो, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। 20 मिनट के अगर पहले हो गए तो हमारे लिए अचीवमेंट, नहीं तो पक्का पक्का 20 मिनट्स में वी विल कंप्लीट द रिविजन। ये मैंने आपको कल भी बोला था, ये रिविजन आपके दो चीजों में काम आएगा। अभी तो पूरा कंटेंट रिवाइज हो ही जाएगा एंड एग्जाम्स के पहले रिविजन वीडियो की तरह भी देख सकते हो। सो आर वी रेडी? तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बोला था कि दिनेश और दाशी तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स बन गए, पर उनका एक फ्रेंड है राजेश, जिसने सोचा यार कंपनी में रह के कंपनी से पैसे लेके बाहर वाले लोगों के लिए क्या मदद करनी, हम तो कंपनी के अंदर रह के कंपनी की मदद करेंगे एंड
उसके कॉस्ट ऑडिटर बनेंगे, जिससे हम उसे बताएंगे कि वो कॉस्ट कहाँ बचा सकता है एंड वो कॉस्ट और कहाँ कम कर सकता है। ठीक है, तो राजेश जी बन गए CMA एंड उन्होंने सिक्योर कर लिया एक रैंक। अब दिनेश ने सोचा यार राजेश तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं उसकी हेल्प कैसे करूँ, तो दिनेश ने बोला जहां जहां भी मैं जाऊंगा वहां वहां तुझे रेकमेंड कर दूंगा। पर राजेश ने बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनलाइक स्टैट्यूटरी ऑडिटर अनलाइक स्टैट्यूटरी ऑडिट कॉस्ट ऑडिट हर कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो दिनेश ने बोला अच्छा ठीक है, मुझे लिमिट समझा तो मैं उन्हीं कंपनीज में तुझे रेकमेंड करूंगा। तो ठीक है, राजेश ने बोला बड़ी ध्यान से सुन, कुछ कैटेगरीज ऑफ कंपनी जो कि CG ने बताई यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई है अपनी लिस्ट में, उनको चेक करना पड़ेगा कि अगर उनमें से किसी का भी टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है 35 करोड़ तो उनको मेंटेन करना पड़ेगा कॉस्ट रिकॉर्ड्स। पर अगर जो भी कंपनीज इसमें इस कैटेगरी ऑफ गुड्स में डील कर रही है वो MSME के अंडर रजिस्टर्ड है तो ये लिमिट्स मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेनेंस इज नॉट एप्लीकेबल या नॉट रिक्वायर्ड फॉर MSME। फिर वो कहता है एक और बात सुन, हम हर जगह बोलते हैं हमारा भारत महान और सारी एप्लीकेबिलिटी लिमिट्स इंडियन कंपनीज पे करते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। अगर फॉरेन कंपनी भी है और उसका भी टर्नओवर 35 करोड़ से एक्सीड कर जा रहा है, वो भी किसी ऐसे कैटेगरी में डील करती है तो उससे भी करवाना पड़ेगा कॉस्ट ऑडिट। फिर दिनेश पूछता है ठीक है, मतलब जितना भी तूने कैटेगरीज बताया उनको कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा, आई होप उन्हें कॉस्ट ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिट के लिए क्या अलग? तो राजेश बोलता है ऐसा नहीं है, कॉस्ट ऑडिट के लिए अलग लिमिट्स है। तो दिनेश बोलता है अच्छा ठीक है, ये भी बता दे कि क्या लिमिट्स है। तो राजेश बोलता है कि जो लिस्ट ऑफ कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाल रखी है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, किस किस में? टेबल ए एंड टेबल बी। टेबल ए है फॉर रेगुलेटेड सेक्टर जिसके अंडर आते हैं 6 कैटेगरीज एंड टेबल बी है अनरेगुलेटेड सेक्टर जिसके अंदर आते हैं 33 कैटेगरीज। अब अगर टेबल ए वाली कंपनी को चेक करना है कि उसे ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना है तो वो क्या दो कंडीशंस चेक करेगी। सबसे पहले तो टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ विच द कंपनी इज चेकिंग कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबिलिटी और द प्रोडक्ट और सेक्टर दैट इज मेंशन्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका सोल टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज्यादा है क्या। मतलब अगर सपोज टेबल ए में मेंशन्ड है कि अगर आप फर्टिलाइजर में डील करते हो एंड आपका टर्नओवर 35 करोड़ क्रॉस करता है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो सपोज मेरी कंपनी डील करती है फर्टिलाइजर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में, ये तीनों में, तो सबसे पहले कंडीशन के लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा कि माय टर्नओवर ओनली फ्रॉम फर्टिलाइजर इज मोर देन 25 करोड़ और इक्वल टू 25 करोड़। ठीक है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का भी हम टर्नओवर नहीं लेंगे, हमें देखना होगा कि जिस कैटेगरी ऑफ कंपनी के जिस कैटेगरी की वजह से हम कॉस्ट रिकॉर्ड या कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी चेक कर रहे हैं उसका सोल टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज्यादा है क्या। दूसरा कंडीशन क्या है? ओवरऑल यानी टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी 50 करोड़ या उससे ज्यादा है क्या। ठीक है, मतलब जो हम रेवेन्यू रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो टोटल रेवेन्यू आया मेरा फर्टिलाइजर्स प्लस वेजिटेबल्स प्लस फ्रूट से जो रेवेन्यू आया वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है क्या। ठीक है, अब ये जो टर्नओवर की लिमिट है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से है एंड ये मोर देन इक्वल टू है, मतलब 25 करोड़ या उससे ज्यादा या 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। अब अगर टेबल बी माने अनरेगुलेटेड सेक्टर को चेक करना है कि उसे कॉस्ट ऑडिट करवाना है या नहीं, तो वो दो चीजें चेक करेगी। सबसे पहला कि टर्नओवर ऑफ द कैटेगरी बिकॉज ऑफ विच इट इज रिक्वायर्ड टू चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिकॉर्ड इज मोर देन 35 करोड़ एंड ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज मोर देन इक्वल टू 100 करोड़। मतलब अब सपोज अनरेगुलेटेड सेक्टर में लिखा है कि अगर आप टेलीकम्युनिकेशन में डील करते हैं तो आपका टर्नओवर अगर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो टेलीकम्युनिकेशन मेंशन्ड है CG की लिस्ट में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में, तो कंपनी को चेक करना पड़ेगा अगर कंपनी टेलीकम्युनिकेशन, सिम, नेटवर्क,
DTH, मोबाइल फोन सब में डील करती है। तो सिर्फ टेलीकॉम का रेवेन्यू 35 करोड़ या उससे ज्यादा है क्या, प्लस उसे चेक करना होगा टोटल, मतलब ये टेलीकम्युनिकेशंस की सिम नेटवर्क मोबाइल फोन डीटीएच सबसे मिला के उसका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा है क्या। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसे करवाना पड़ेगा कॉस्ट ऑडिट। पर अगर आप इन 3 कैटेगरी ऑफ कंपनीज में फॉल करते हो तो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी आपको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी। किन 3 मतलब अगर आप SEZ हो या फिर आप SEZ से हो या फिर आप कैप्टिव पावर प्लांट के प्रोडक्शन में इंडल्ज्ड हो, या आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का 75% से ज्यादा है, तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवानी नहीं पड़ेगी। मतलब हो सकता है आपका टर्नओवर लिमिट जो ऊपर स्टेटेड है उसको क्रॉस भी कर ले, पर अगर आप SEZ कैप्टिव पावर प्लांट में के प्रोडक्शन में हो या लास्टली एक्सपोर्ट रेवेन्यू 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है, तब आपको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। अब दिनेश हैज अ गुड फ्रेंड, रमेश को रेकमेंड करता है कंपनीज में एंड वो उसे टी कॉफी कंपनी ढूंढ के देता है। तो राजेश जाते ही पूछता है कि क्या है आपका टर्नओवर क्या है एंड आपको फॉर्म हुए कितने साल हुए। तो कंपनी बोलती है हमें फॉर्म हुए 5 साल हुए एंड हमारा टर्नओवर अभी पिछले साल ही 60 करोड़ हुआ है। तो राजेश उससे बोलता है कि आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है। तो कंपनी को लगता है यार हमारा टर्नओवर इतना कम है इसीलिए ये हमारी कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता ना, इसको लगता होगा कि हमारे साथ रह के इसकी रिस्पेक्ट कम होगी। पर राजेश बोलता है ऐसा नहीं है, आप टी कॉफी में डील करते हैं जो कि आता है अनरेगुलेटेड सेक्टर में। एंड अनरेगुलेटेड सेक्टर का क्या लिमिट था, 35 करोड़ फ्रॉम प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ विच यू विल हैव टू check the applicability limits of cost audit and cost record and 100 करोड़ आपका ओवरऑल टर्नओवर होना चाहिए। तो इस कंपनी का कितना था 60 करोड़। तो राजेश बोलता है आपको कॉस्ट रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करना है पर आपको कॉस्ट ऑडिट नहीं करना है इस क्योंकि आपका ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो कॉफी कंपनी उससे इंप्रेस हो जाती है एंड कहती है यार तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम चाहते थे तुम कॉस्ट ऑडिट चिपका सकते थे हमें बट तुमने हमें बचा लिया, तो इसीलिए हम तुम्हें एक और कंपनी में रेकमेंड करते हैं जो कि है आयरन स्टील की। अभी आयरन स्टील की कंपनी का टर्नओवर था 500 करोड़, तो ये सारे लिमिट सेटिस्फाई कर रही थी एंड इस पे कॉस्ट ऑडिट लग रहा था। तो राजेश से वहां पे जाते ही बोलता है बना लो मुझे अपना कॉस्ट ऑर्डर और फिर देखो अपना प्रॉफिट मीटर। तो कंपनी सोचती है भाई ऐसा क्या करने वाला है, इसके आने से थोड़ी प्रॉफिट स्पाइक हो जाएगा। तो कंपनी कहती है ठीक है ये सब तो बाद में, पहले तुम हमें ये बताओ कि कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करने हैं। हम कॉस्ट रिकॉर्ड भी नहीं मेंटेन करेंगे तो तुम कॉस्ट ऑडिट किसका करोगे। तो राजेश बोलते देखो ये 3 बेसिक चीजें हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स की, बाकी आपको डिटेल चेक करना है तो आप CRA 1 में चेक कर सकते हो। क्या 3 बेसिक चीजें उसने बताई, सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट कॉस्ट यानी मटेरियल लेबर एंड सारे डायरेक्ट कॉस्ट का कट्ठा चिट्ठा मेंटेन करना पड़ेगा फ्रॉम सोर्स टू कंजम्पशन। दूसरा कॉस्ट रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन करना कि कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट होना पॉसिबल हो। अगर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट नहीं होगा तब तो क्या ही एनालिसिस होगी या क्या ही कॉस्ट सेविंग मैं बता पाऊंगा। एंड लास्टली कॉस्ट रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन करना कि कॉस्ट ऑडिटर उसे एनालाइज कर पाए। तो फिर कंपनी बोलती है चलो ठीक है ये तो हम कर लेंगे बट जब से तुम आए हो तुम इस हमें सिर्फ इसके बेनिफिट्स ही बता रहे हो, ऐसा क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑडिट करवा के, हमारे पैसे भी लगने और हमें पता है कुछ होना नहीं है। तो राजेश बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट ऑडिट के बहुत सारे बेनिफिट्स है, चलिए मैं आपको कुछ कुछ बताता हूँ। क्या क्या बेनिफिट बताया उसने। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑडिट किस में हेल्प करेगा, प्राइसिंग पॉलिसी में, प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएंस में, प्रोडक्ट मिक्स डिफाइन करने में एंड अगर कंपनी को कुछ आउटसोर्स करना चाहिए यानी ये बताने में। दूसरा क्या, कॉस्ट ऑडिट हेल्प करेगा इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड आइडेंटिफाइंग डेफिशिएंसीज, और कॉस्ट ऑडिट हेल्प करेगा इन कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट का बेस दिखाने में। एंड लास्टली कॉस्ट ऑडिट एक और चीज में हेल्प करेगा दैट इज गवर्नमेंट से टैरिफ दिलाने में, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत बार ऑडिटेड कॉस्ट डेटा का स्ट्रक्चर देख के कुछ कुछ इंसेंटिव्स या सब्सिडीज अलाउ करती है। अब कंपनी हो गई एकदम इम्प्रेस, कंपनी ने बोला
राजेश हम तो तुम्हें आज ही अपॉइंट कर देते हैं। तो राजेश बोलता है वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। तो कंपनी बोलती है बस तुम्हें हमें एक सवाल का जवाब दे दो कि तुम सीएमए इन प्रैक्टिस तो हो ना। तो राजेश बोलता है यस यस यस। तो कंपनी बोलती है बेस्ट बेस्ट बेस्ट। क्यों कंपनी ऐसे क्यों पूछा? क्योंकि ओनली अ सीएमए इन प्रैक्टिस इज एलिजिबल टू बिकम कॉस्ट ऑडिटर। पर जैसे दिनेश था सीए इन प्रैक्टिस बट फिर भी हो गया था फिलिप्स के लिए इनएलिजिबल, सेम वे अगर सीएमए इन प्रैक्टिस भी कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करेगा जो हम स्टैट्यूटरी ऑडिट के चैप्टर में पढ़ के आए अंडर सेक्शन 141, तो वो भी हो जाएगा डिस्क्वालिफाइड। अब कंपनी बोलती है देखो राजेश हमारी वाइब मैच हो गई है, अब फटाफट हमें तुम्हें एम्प्लॉय कर देना चाहिए, मतलब रिक्रूट कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास है सिर्फ 180 डेज, सिर्फ 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे बाय 3 अक्टूबर एक कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर देना पड़ेगा। इस कॉस्ट ऑडिटर का टेन्योर क्या होगा? 1 साल। 1 साल मतलब 180 days from closure of financial year or submission of cost audit report whichever is earlier। अब 180 days from closure of financial year क्यों बोला है? क्योंकि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने का टाइम इतना ही होता है कि वो विद इन 180 days ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक सबमिट कर सकता है। इसीलिए इसमें कहा है जब भी या तो वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दे या 180 days क्रॉस हो जाए उसका टेन्योर हो जाएगा खत्म। अब अपॉइंट करने से पहले हम राजेश से 4 चीजें मांगेंगे इन अ रिटन कंसेंट। क्या? अपॉइंटमेंट इज एज पर एक्ट, अपॉइंटमेंट इज विद इन लिमिट, राजेश यानी ऑडिटर इज नॉट डिस्क्वालिफाइड एंड लिस्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशंस। इसके बाद हम कर देंगे राजेश को अपॉइंट एंड हमारे जो देवता है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके वजह से आज हम कॉस्ट ऑडिट के इतने बेनिफिट समझ पा रहे हैं देख पा रहे हैं उन्हें कर देंगे इन्फॉर्म थ्रू CRA 2। कितने दिन में इन्फॉर्म करेंगे? विद इन 30 days ऑफ मीटिंग और 180 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। अब कंपनी बोलती है देखो हमने आने का तो रास्ता बता दिया, बाहर जाने का भी रास्ता सुन लो। तो राजेश बोलती है बताइए। तो कंपनी क्या बोलती है कि अगर हमें लगा कि तुम सही से काम नहीं कर रहे या हमारी वाइब और मैच नहीं हो रही या हमें तुम्हारा काम समझ नहीं आ रहा तब हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे, तुमसे तुम्हारी सारी बातें भी सुन लेंगे, जस्टिफिकेशन भी सुन लेंगे एंड उसके बाद भी हमें लगता है कि तुम एलिजिबल नहीं हो अपॉइंटमेंट के लिए, सॉरी एलिजिबल नहीं हो कंटिन्यूएंस के लिए, तो हम तुम्हें कर देंगे बाय बाय। कौन बाय बाय करेगा? लाया कौन था? बोर्ड। तो ले जाएगा बाहर कौन? बोर्ड। जब बोर्ड लाया था तब उसने एक जन को इन्फॉर्म किया था सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जाते टाइम भी उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। लाया था तो फॉर्म CRA 2 सबमिट किया था, बाहर जाएगा तभी भी फॉर्म CRA 2 सबमिट करना पड़ेगा। अब अगर एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा तब क्या होगा? तब BOD को नया कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन 30 days एंड इसके बारे में भी बताना पड़ेगा अपने देवता यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को। राजेश ने कहा बहुत सारी बातें हो गई अब बता दो जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ यानी पैसा। तो हमें पता है अगर किसी भी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑब्वियसली उनकी ही चलेगी यानी ऑडिट कमेटी विल डिसाइड द रेम्यूनरेशन। पर जहां ऑडिट कमेटी नहीं है तो सेकेंड सुपीरियर अथॉरिटी कौन होता है? BOD, तो उनकी चलेगी। पर क्योंकि ये सब होता है सिर्फ हायर अथॉरिटीज के बीच यानी या तो ऑडिट कमेटी डिसाइड करती है या BOD, तो शेयर होल्डर्स को कैसे पता चलेगा? इसीलिए डिसाइड करने के बाद अप्रूवल लिया जाता है फ्रॉम द शेयर होल्डर। अब राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है एक कॉस्ट ऑडिटर की? सेम एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। फाइनली द मेन थिंग जिसके वजह से हमने कॉस्ट ऑडिटर को एम्प्लॉय किया था कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में वो किन 7 चीजों के बारे में डिस्क्लोजर देगा। सबसे पहले तो उसकी हेल्प हुई है या नहीं, मतलब उसको इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मिला है या नहीं मिला है। फिर दूसरी चीज जिसके लिए वो यहाँ आया है यानी कॉस्ट रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए, तो कंपनी प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन भी कर रही है या नहीं। फिर कंपनी का अगर फैला हुआ कारोबार है मतलब बहुत सारे ब्रांचेस है तो वो ब्रांचेस संभल रहे हैं एंड उनसे प्रॉपर रिटर्न्स तो आ रहा है या नहीं। फिर अगर कोई बुक्स एंड अकाउंट्स है जो कंपनी एक्ट में मेंशन की है रिलेटेड टू कॉस्टिंग तो वो भी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। फिर कंपनी में एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग कॉस्टिंग तो है ना, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल ही नहीं होगा तो कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म्स क्या ही कर लेंगे।
बाकी दो क्या है कि जो भी कॉस्ट ऑडिटर ने कॉस्ट ऑडिट के थ्रू कॉस्ट पर यूनिट निकाला है, कॉस्ट स्टेटमेंट्स निकाले हैं, या जो भी प्रोडक्ट वाइज यूनिट वाइज स्टेटमेंट्स निकाले, वो सब कंपनी ने रखे तो है ना, फेंके तो नहीं है। एंड लास्टली जो भी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में स्टेटेड है एंड जो कॉस्ट स्टेटमेंट्स में वो स्टेटेड है वो ट्रू एंड फेयर तो है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कंपनी में कॉस्टिंग उस चीज की 50 रुपए और हमने दिखा दिया है कि वो 10 रुपए में कॉस्ट स्टेटमेंट में आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चल रहा है कंपनी में वो ट्रूली रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। अब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कौन कैसे कितने दिन में सबमिट करेगा? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कॉस्ट ऑडिटर ही सबमिट करेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। किसे सबमिट करेगा? जो इस कंपनी में उसे लाया उसे ही सबमिट करेगा, यानी BOD। BOD भी किसी और को ये रिपोर्ट सबमिट करेगा, किसको? उसके देवता को जिसकी वजह से आज कॉस्ट ऑडिट हो रहा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को। BOD कितने दिन में सबमिट करेगा? विद इन 30 डेज। कॉस्ट ऑर्डर सबमिट करता है विद इन 180 डेज ऑफ फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन CRA 3 एंड BOD सबमिट करता है विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ रिपोर्ट इन CRA 4। एंड कौन सी लैंग्वेज में ये रिपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? XBRL एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ठीक है। अगर कुछ गलती किया तो कंपनी पे लग जाएगा फाइन 25,000 से 5 लाख का, एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 10,000 से 1 लाख तक का। अब CA का काम डन, CMA का काम डन, अब CS का काम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एंड CS क्या करेगा? सेक्रेटेरियल ऑडिट। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी यानी लिमिट्स क्या क्या होती है? एवरी लिस्टेड कंपनी या एवरी पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल with paid up share capital 50 crore or more, every public company with turnover 250 crore or more, या every company with public loans and deposits of 100 crore or more। इन चारों कैटेगरी ऑफ कंपनीज में से अगर कोई भी कंपनी एक भी कंडीशन फॉलो कर रही है तो उसे करवाना पड़ेगा सेक्रेटेरियल ऑडिट। पर सेक्रेटेरियल ऑडिट क्यों? सेक्रेटेरियल ऑडिट से होता है चेक कि कंपनी लॉज एंड रेगुलेशंस तो फॉलो कर रही है ना। एंड लॉज एंड रेगुलेशंस की चिंता एक और अथॉरिटी को है, किसको? सेबी। तो सेबी कहती है ये सब तो एप्लीकेबिलिटी लिमिट्स एज पर कंपनीज एक्ट है। मेरे हिसाब से तो हर लिस्टेड कंपनी एंड उसकी मटेरियल सब्सिडरीज जो अनलिस्टेड है उनका होना चाहिए सेक्रेटेरियल ऑडिट। ठीक है। अब CS को कैसे अपॉइंट किया जाएगा? CS को अपॉइंट किया जाएगा थ्रू लेटर ऑफ एंगेजमेंट इन बोर्ड मीटिंग। थ्रू लेटर ऑफ एंगेजमेंट, यानी बोर्ड कहेगा आओ तुम्हें अपॉइंट कर दो थ्रू अ लेटर ऑफ एंगेजमेंट। एंड अब जब CS की बारी आएगी रिपोर्ट सबमिट करने की तो वो किसे करेगा? BOD को थ्रू MR3। BOD को थ्रू MR3। जैसे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होता है अंडर CRA 3, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होता है अंडर MR3। ठीक है। अब CS को ये पूरा पूरा हक है कि वो ये रिपोर्ट आराम से AGM में पढ़ सके। ठीक है। एंड जैसा हमने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में क्या सीखा था कि BOD को तो रिपोर्ट मिल गया, BOD को तो रिपोर्ट मिल गया, पर BOD किसी और को भी सबमिट करा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आज सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से हो रहा था कॉस्ट ऑडिट। तो जहां जहां पे सेबी के वजह से होगा सेक्रेटेरियल ऑडिट यानी लिस्टेड कंपनी एंड मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज, उनको भी सबमिट करना होगा सेबी को ये रिपोर्ट। एंड वो कैसे सबमिट करेंगे? थ्रू MR3 ओनली विद इन 60 डेज। विद इन 60 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर या विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। समझे बूझे? एंड वी आर डन एज प्रोमिस्ड विद इन 20 मिनट्स। हमने कर दिखाया है एंड कंप्लीट कर दिया है पूरा रिविजन। तो डन डन डना डन। अब जो लास्ट पार्ट हमारा बचा है MCQ, पहले ज़रा वो कर लेते हैं। MCQ कहाँ गए? MCQ रिवीजन हो गया। अब डे बिफोर एग्जाम क्वेश्चन आप घर जाके पक्का पक्का से आज करोगे। एंड आई होप कल आप सब में क्वेश्चन किया है,
घर जाके सब चैप्टर 1 का, जिसने नहीं किया अभी मत करो, बाद में एग्जाम के टाइम पे मैम याद आएगी कि उस टाइम बोला था यार कर लेते तो आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं करना है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं वहां आके तो डांट नहीं सकती, मैं यहीं से बोल सकती हूँ प्लीज कर लो। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 6 क्वेश्चंस है, ये घर जाके आज फटाफट कर लेना एंड एक बार गो थ्रू भी कर लेना। 5 पेज का चैप्टर है, अभी बार बार रिवाइज कर लोगे तो बात तक याद रहेगा। चलो लेट्स स्टार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कॉस्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? हमेशा बीओडी को। कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में मेंटेन करने के कहाँ बताया गया है? CRA1। कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? एम्प्लॉय कर सकता है क्या? नहीं। सेक्रेटेरियल ऑडिटर कर सकता है क्या? नहीं। ओनली कॉस्ट ऑडिटर। सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन कर सकता है? एम्प्लॉय कर सकता है क्या? कॉस्ट ऑडिटर कर सकता है क्या? नहीं। ओनली सेक्रेटेरियल ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हम बीओडी को कौन से फॉर्म में भरते हैं? अभी अभी हम डिस्कस करके आए, CRA3। एक बार यहाँ पे बता दो तो कौन सा फॉर्म किसके लिए इंक्लूड होता है? CRA1 में हम करते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में पता। CRA2 होता है अगर अपॉइंटमेंट, रिमूवल या कैजुअल वैकेंसी के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। CRA3 होता है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के लिए। एंड लास्टली CRA4 होता है जब बीओडी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है। कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बहुत जगह ऐसा आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, ये वो है देन, बट हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। कॉस्ट ऑडिटर को सिर्फ एक जन अपॉइंट करता है, BOD। सेक्रेटेरियल ऑडिट इज कवर्ड अंडर सेक्शन। मैम आपने इसका सेक्शन रील्स ही नहीं बनाया क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही सेक्शंस हैं, 148 एंड 204। 148 डील्स विद कॉस्ट ऑडिट एंड 204 डील्स विद सेक्रेटेरियल ऑडिट। तो यहाँ पूछा है कि सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन से सेक्शन के अंदर आता है? 204। सेक्रेटेरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू पब्लिक सेक्टर कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ, टर्नओवर कितना होना चाहिए था? 250 करोड़ या उससे ज्यादा। फॉर्म फॉर सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट इज, हमने क्या लकी नंबर सोचा था? 3, MR3। सेक्रेटेरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज, पेड अप शेयर कैपिटल कितना से ज्यादा होना चाहिए? 50 करोड़ या उससे ज्यादा। एंड MCQ भी खत्म। तो आज की क्लास में हमने कॉस्ट एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट का कंटेंट भी कवर कर लिया, उसके क्वेश्चंस भी कवर कर लिए, MCQ भी कर लिया एंड रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, तो सब कुछ आज की क्लास में रिलेटिंग टू कॉस्ट एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास से सब चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जितना हुआ है, अगर आज पॉसिबल है तो फटाफट ये भी चैप्टर रिवाइज कर लेना एंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसमें तो ज्यादा है नहीं, 6 क्वेश्चन है एंड 5 पेज का चैप्टर है। तो अगर टाइम मिले एंड आपने पिछले दिन डे बिफोर एग्जाम क्वेश्चंस नहीं किया है तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर लो। ठीक है,